प्राथमिक जो हमारे पास प्राथमिक संरचना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और ये था किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि इसकी संरचनाएं किस प्रकार से हो सकती है। तो इसमें प्राथमिक संरचना हमने समझ लिया कि प्राथमिक संरचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं। दूसरा बेटा इसमें ये था प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं। तो यहाँ पर दो प्रकार की संरचनाएं हैं प्रोटीन की, है ना। यदि हम देखेंगे तो ये कह रहा है कि किसी भी जो हमारे पास प्रोटीन है, किसी भी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उसकी आकृति से है, उसकी जो संरचना है उससे है इसका, है ना। जिसमें क्या होगा, आकृति से है, जिसमें क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान रहती है। इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला रहती है ना। यहाँ दो भिन्न प्रकार की संरचनाओं में विद्यमान होती हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स, जो द्वितीयक प्रोटीन है बेटा, उसमें दो प्रकार की संरचनाएं विद्यमान रहती है। एक तो रहता है अल्फा हेलिक्स, मेरी आवाज तो आ रही ना आप लोगों को, आ रही बेटा? यस सर, आ रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो प्रकार की संरचनाएं, देखो यहाँ पर क्या होगा, जो अलग अलग प्रकार से जुड़े हुए हैं दो प्रकार की, एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटिलेटेड शीट संरचना। दो प्रकार की संरचनाएं होंगी किसकी, जो द्वितीयक प्रोटीन होंगे उसके दो प्रकार की संरचनाएं होंगी, है ना। एक तो क्या होगा, अल्फा हेलिक्स होगा, और दूसरा क्या होगा, बीटा प्लेटिलेटेड संरचना, है ना। अब ये क्या कहता है, देखो ये कह रहा है इसमें हमारे पास क्या होगा, यदि ये कहता है कि दो प्रकार की संरचनाएं होंगी, ये संरचनाएं क्या है, ये संरचनाएं पेप्टाइड जो बंध है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड कौन होता है, सीओ और एनएच, सीओ एंड एनएच, इनके बीच होता है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। ये सीओ और एनएच समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण माना जाता है। इनके बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके एनएच और सीओ के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण पेप्टाइड बंध की मुख्य श्रृंखला के नियमित कुंडलन से उत्पन्न होती है। इन्हीं के बॉन्ड के कारण दो प्रकार की संरचनाएं बनाता है, एक तो बनाता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लेटिलेटेड या प्लेटेड शीट संरचना, है ना। तो पहले हम अल्फा हेलिक्स संरचना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये द्वितीयक प्रकार के प्रोटीन होते हैं बेटा, कौन होते हैं, द्वितीयक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, कौन से, अल्फा हेलिक्स संरचना वाले, है ना। जो अल्फा हेलिक्स संरचना है वो द्वितीयक प्रोटीन, द्वितीयक संरचना वाले प्रोटीन होते हैं। अब ये क्या कहता है, देखो कि जो अल्फा हेलिक्स है, तो अल्फा हेलिक्स संरचना क्या होती है, ऐसी संरचना होती है जिसमें क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, जो पेप्टाइड श्रृंखला में सभी संभव जो हाइड्रोजन आबंध होते हैं बन सकते हैं, जितने भी क्या होंगे हाइड्रोजन बंध होंगे वो बन सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेंच, यानी कि क्या होगा, दक्षिणावर्ती का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ऐसे इस तरह, ऐसे इसको इस टाइप से हम कह सकते हैं, है ना। ये दक्षिणावर्ती पेंच के समान मुड़ी रहती, देखो ये दक्षिणावर्ती ऐसे करके, है ना, ऐसे करके मुड़ी हुई रहती है ना। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होगी, दक्षिणावर्ती, है ना, सर्पिलाकार होती है, इसमें जो संरचनाएं होती है सर्पिलाकार होती हैं, और किधर की तरफ मुड़ी रहती है, दक्षिणावर्ती, यानी कि क्लॉकवाइज हम कह सकते हैं, क्लॉकवाइज के समान मुड़ी हुई रहती है। अल्फा हेलिक्स में किस प्रकार मुड़ी हुई थी, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो कैसे होती है, क्लॉकवाइज मुड़ी हुई रहती है ना, के समान मुड़ी रहती है। फलस्वरूप क्या होगा, प्रत्येक अमीनो अम्ल अवशिष्ट NH समूह, जो हमारे पास NH समूह है, और कुंडली के अगले मोड़ पर क्या होगा स्थित CO समूह के मध्य जो है हाइड्रोजन बंध बनाते। देखो यहाँ पर NH समूह ये है, और उसके कुंडली के अगले समूह मोड़ पर क्या है, CO है। इनके मध्य क्या बना देता है बेटा, ये देखो जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर ये है, और इसके ठीक यहाँ पर ये है, देखो जैसे माना मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पर तो NH है इस मोड़ पर, और ठीक अगले मोड़ पर क्या है, CO है। तो इनके मध्य क्या बन रहा है, ये हाइड्रोजन बंध बन रहा है, ये देखो हाइड्रोजन बंध, यहां देखो ये CO है और ये NH है। तो ये देखो ये मोड़ का मतलब इस वाले पोर्शन पर क्या है, CO और NH के बीच क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है ना। इससे इसके कारण ये क्या बना देता है, अल्फा हेलिक्स संरचना बना देता है,
ये क्या बनाता है, अल्फा हेलिक्स संरचना। दूसरा क्या होता है बेटा इसमें देखो, दूसरा पार्ट होता है इसी का, ये है बीटा संरचना। तो ये इसमें क्या होगा, जो सभी जो क्या होंगे, सभी पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होंगे लगभग अधिकतम विस्तार तक खींची रह सकती है ना, खींच मतलब ये काफी खींची हुई रहती हैं और एक दूसरों को पार्श्व स्थित होती हैं। पार्श्व का मतलब सीधे सामने स्थित होते हैं ऐसे, है ना, पार्श्व स्थित होती हैं और आपस में अंतरा हाइड्रोजन आवंत द्वारा जुड़ी रहती है। ये क्या है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड, सभी प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ये वाली, लेकिन ये केवल क्या होती है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है और इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। कौन सा वाला, अल्फा हेलिक्स। लेकिन जो ये बीटा वाला है, बीटा वाला केवल इंट्रा मॉलिकुलर बनाता है। कौन सा वाला, इंट्रा मॉलिकुलर। दो प्रकार के होते हैं ना, इंट्रा मॉलिकुलर, ये इंटर मॉलिकुलर बनाएगा, है ना। यहां पर ध्यान ध्यान रखना, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है। और इसमें क्या होगा, यह संरचना वस्त्रों में प्लीट के समान होती है, जैसे वस्त्रों में हम प्लीट लगाते हैं उसी प्रकार से होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बीटा प्लीटेड सीट भी कहते हैं, इसको हम बीटा प्लीटेड सीट भी कहते हैं। तो ये दो प्रकार की संरचनाएं किसमें होती हैं, जो हमारे पास प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है। क्लियर। थोड़ी और आगे चलते हैं, देखो प्रोटीन की तृतीयक संरचना क्या है। जो तृतीयक संरचना, द्वितीयक प्राथमिक संरचना हमने देख ली, द्वितीयक संरचना हमने देख ली, अब तृतीयक संरचना क्या होती है। तो ये क्या होती है बेटा, देखो प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना है वो क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के समग्र वलन, अर्थात अर्थात कह सकते हैं द्वितीयक संरचना के और अधिक वलन, यानी कि लिपटने की, जो इसमें क्या होगा, बहुत सारे ऐसे लिपटे हुए रहेंगे, है ना, को प्रदर्शित करती है। जैसे उसमें था तो दो लाइन ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में आ रही थी, लेकिन इसमें ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या होंगे इसमें मोड़ होंगे, ज्यादा क्या होगा, वो एक दूसरे से मुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अधिक बलन होता है, यानी कि अधिक बलन मैंने लिपटना प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। और इससे दो प्रमुख आणविक आकृतियां बनती हैं, एक बनती है रेशेदार और दूसरा बनता है गोलिकाकार। एक तो रेशेदार बन जाएगी, ऐसे रेशे में वाले बनेगी, और एक गोलियों के आकार के ऐसे गोलाकार बन जाएगी, है ना। और प्रमुख देखो देखो प्रमुख बल जो प्रोटीन की 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचनाओं में स्थायित्व प्रदान करता है, जिसमें द्वितीयक हो गया और तृतीयक हो गया, उनमें क्या कर देता है, स्थायित्व प्रदान करता है। वे है हाइड्रोजन आबंध, इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध भी होता है, डाई सल्फाइड बंध भी होता है और वांडर वाल बल भी होता है। जो हमारे पास तृतीय प्रोटीन है, इनमें 3 प्रकार के बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध भी होता है, डाइसल्फाइड बंध भी होता है और वांडरवाल बल भी होता है ना, तथा स्थिर विद्युत आकर्षणी बल होता है, चौथा बल भी होता है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो तृतीयक संरचना है, इनमें एक तो बलन ज्यादा होता है ना, बलन क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा ये क्या होंगे, कौन सी संरचनाएं बनाती है, रेशेदार हो गया और गोलिकाकार हो गया। एक तो इसमें क्या है, बलन ज्यादा है, बलन ज्यादा का मतलब वो लिपटे हुए ज्यादा है ऐसे कर, है ना। और दूसरा क्या होगा, ये 2 प्रकार के आणविक आकृति बनाते हैं, रेशेदार और गोलिकाकार। इनमें बॉन्ड कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बंध भी होता है, डाइसल्फाइड बंध भी होता है, वांडरवाल बल भी होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। चारों प्रकार के बंध होते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होंगे, चारों प्रकार के बंध होंगे। तो ये है तृतीयक संरचना। अब देखो बेटा, चतुष्क संरचना भी होती है। अब ये क्या कहता है कि देखो कुछ प्रोटीन क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। ये तो 2 होंगे या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होंगे। नहीं, देखो यहाँ पर ये 2 अलग अलग कलर में दिखाएगा, एक कलर ये है, एक कलर है, तो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, दोनों अलग अलग, है ना। और जिन्हें क्या कह सकते हैं, उप इकाई कह सकते हैं। एक उप इकाई हो गया, सब सेल हो गई, एक सब सेल होगी, है ना। और इन उप इकाइयों के परस्पर दिक् स्थान व्यवस्था को हम चतुष्क संरचना कहते हैं। इनका जो स्थान है यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं उसको हम बोलेंगे चतुष्क संरचना। अब जिसमें क्या होगा, प्रत्येक भाग रंगीन गेंद एक अमीनो अम्ल को निरूपित करता है। देखो एक अमीनो अम्ल ये हो गया और एक अमीनो अम्ल ये हो गया, इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। ये चतुष्क संरचना है। कैसी संरचना है, चतुष्क संरचना। तो ये
प्रोटीन के हमने 4 प्रकार की संरचनाओं के बारे में पढ़ा है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार पूछा जाता है बेटा, है ना, ये है प्रोटीन का विकृतीकरण। विकृतीकरण माने प्रोटीन का विकृतीकरण होता क्या है, ठीक है ना। यदि हम कहें कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले कल भी हमने बोर्ड के पेपर में देखा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट देखो बेटा, जो विकृतीकरण होता है, पहले हम देखते हैं कि जो जैविक निकाय होते हैं, जैविक निकाय का मतलब हमारा शरीर, है ना, इसमें पाए जाने वाले विशेष जो त्रिविम संरचना है और जैविक तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन कहलाता है। पहले हम देखेंगे प्राकृतिक प्रोटीन क्या हुआ। जो प्राकृतिक प्रोटीन का मतलब जो प्रकृति में पाया जाता है। एक प्रोटीन तो सिंथेटिक प्रोटीन भी होता है ना। तो ये कहता है देखो, जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविम तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्रोटीन कहते हैं। तो ये नहीं लिखना हमें, हम विकृतीकरण में क्या लिखेंगे यहां से, इसलिए मैंने उसको अलग से कर रखा है कि जब क्या होगा, जब प्राकृतिक प्रोटीन जो नेचुरल प्रोटीन है में भौतिक परिवर्तन करते हैं। 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक एक रासायनिक। तो जब प्राकृतिक, जैसे हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे पास एक प्रोटीन है ना, और कैसा प्रोटीन है, नेचुरल प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है बेटा, नेचुरल प्रोटीन, जो नेचर में मिलता है प्रोटीन, है ना। और उसको हमने क्या किया, भौतिक परिवर्तन करेंगे। तो भौतिक परिवर्तन, इसका भौतिक परिवर्तन करेंगे, फिजिकल चेंज करेंगे। तो ये फिजिकल चेंज में ताप परिवर्तन, जैसे हमने इसको ताप पे गर्म किया प्रोटीन को, आपने प्रोटीन को गर्म करते हुए देखा, प्रोटीन को कभी गर्म किया आप लोगों ने, बताओ बेटा, कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोटीन को गर्म किया, नहीं किया ना। अंडा कितने लोगों ने ऑमलेट बनाया, अंडे का ऑमलेट देखा तो होगा ऑमलेट बनाते हुए। तो अंडे को जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ताप पर उसको गर्म करते, देखो फिजिकल चेंजेस। प्रोटीन को हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज कैसे किया, हमने ताप दिया उसको, अंडे को घोला और उसके बाद उसको ऑमलेट बनाने के लिए जैसे क्या करते हैं, तवे के ऊपर डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, विकृतीकृत हो जाता है बेटा। वही है विकृतीकरण, है ना। वो चेंज सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है ना, उसमें प्रोटीन हो जाता है, वो जम जाता है। तो ये क्या है, उसका फिजिकल चेंज। तो यहां पर क्या होगा, जब प्राकृतिक प्रोटीन में हम भौतिक परिवर्तन करते हैं, जैसे ताप में परिवर्तन करते हैं, और रासायनिक परिवर्तन करते हैं। रासायनिक परिवर्तन कैसे करेंगे, पीएच में परिवर्तन करेंगे, उसको पीएच चेंज कर देंगे, जैसे पीएच में परिवर्तन आदि कर देते हैं, किया जाता है। जैसे माना क्या होगा, जब हम प्रोटीन, प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन, ताप जैसे ताप में परिवर्तन, अथवा रासायनिक परिवर्तन जैसे क्या होगा, पीएच में परिवर्तन किया जाता है, तो हाइड्रोजन आबंध अस्त व्यस्त क्या हो जाते हैं, अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है उसमें। जो हम वहां पर हाइड्रोजन बंध बने थे ना, जो हम हाइड्रोजन बंध की बात कर रहे थे, उनमें अस्त व्यस्तता आ जाती है, और जिसके कारण क्या होगा, गोलिका या ग्लोबल खुल जाते हैं। गोलिका जो क्या हो जाती है, गोलिकाएं बनी होती हैं, वो खुल जाती है ना। और जैसे खुलेंगी तथा हेलिक्स क्या हो जाता है, अकुंडलित हो जाता है। जो हेलिक्स कुंडलित था, कुंडली के फॉर्म में था, वो कैसे हो जाएगा, अकुंडलित हो जाएगा। तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है, अकुंडलित भी हो जाता है और साथ साथ में क्या करता है, जैविक सक्रियता खो देता है। और इसी को हम कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, ये कहलाता है ना। क्या हुआ, हमने उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किया। भौतिक परिवर्तन ताप परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन पीएच परिवर्तन, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने दूध में प्रोटीन होता है, दूध में क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है। अब उसमें नींबू डाल दो, दूध में नींबू डालेंगे तो क्या होता है, दूध में नींबू डालेंगे तो क्या होगा, अरे दूध फट जाता है। बिल्कुल फट जाता है दूध, है ना। तो जैसे दूध फटता बेटा, तो उसमें जो प्रोटीन होगा वो चेंज हो जाएगा। उसमें प्रोटीन जैसे पीएच, हमने वो पीएच हुआ ना चेंज, देखो अम्लीय पीएच हो गया दूध में, जब हम नींबू डालते हैं तो उसका पीएच बदल जाएगा, है ना। नींबू क्या करेगा, उसका पीएच बदलेगा, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो वो क्या करेगा, वो उनके हाइड्रोजन बंध जो जुड़े हुए थे प्रोटीन में, उनको क्या कर देगा, अस्त व्यस्तता उत्पन्न कर देगा, और जो प्रोटीन है, गोलिका प्रोटीन है, वो खुल जाती है, गोलिका खुल जाती है ना। और जो
क्या है, हेलिक्स अकुंडलित हो जाता है और प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है, और इसे कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। बाद में इस इतना पॉइंट, प्रोटीन का विकृतीकरण किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना, हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन करना है। किसका भौतिक रासायनिक परिवर्तन किसमें करना है, प्रोटीन, है ना। और जिसके कारण क्या होगा, उसमें जो उपस्थित हाइड्रोजन बंध है वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे, और अस्त व्यस्त होने से उसके कारण गोलिका क्या हो जाती, खुल जाती है, हेलिक्स अकुंडलित हो जाता है, और प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है, और इसे कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। ये कहलाता है विकृतीकरण, ठीक है बेटा। ये विकृतीकरण हो गया। अब देखो विकृतीकरण के दौरान क्या होगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो संरचनाएं नष्ट हो जाती, परंतु 1 डिग्री क्या होती है, अप्रभावित रहती है ना। उबालने पर अंडे की सफेदी देखो स्कंदित हो जाती है, मैंने अभी बताया ना, जैसे हम उबालेंगे तो क्या हो जाता है, स्कंदित, ठोस हो जाता है। विकृतीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। और एक अन्य उदाहरण है दही का जमना। दूध में उपस्थित बैक्टीरिया, ठीक है ना, द्वारा क्या होता है, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होने के कारण हो जाता है, उसका पीएच बदल जाता है। जैसे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, वो लैक्टिक अम्ल क्या कर देते हैं, उसमें उत्पन्न हो जाता है, और उससे क्या होगा, दूध का दही बन जाता है ना। तो ये दोनों क्या है, उदाहरण है उसके। तो आप लोगों को इतना याद रखना है विकृतीकरण क्या है, ठीक है ना। उदाहरण चाहो तो याद रख सकते हैं, लेकिन बाकी आप लोग इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आगे। ये तो था प्रोटीन का विकृतीकरण। और मुझे लगता है प्रोटीन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया।